नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मेरा नाम दीपक कुमार। आज मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। 11th और 12th का पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा फ्रेशर के लिए जो अभी 11th में है। और हम पूरा बेसिक NCERT से ही पढ़ेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। बाहर उतना ही जाएंगे जितना ज़रूरी होगा। आज हम शुरू करेंगे NCERT का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ड से। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम शुरू कर रहे हैं द लिविंग वर्ड, ठीक ना। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? तो देखिए, बायोस मीन्स लाइफ और लोगो मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। और देखिए यहाँ बायोलॉजी टर्म गिवन बाय J.B. लामार्क एंड J.R. ट्रेविरेनस इन 1802। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था? लामार्क और ट्रेविरेनस 1802 में। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरिस्टोटल को, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट टू सिस्टमेटिकली स्टडी एंड क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि उसने सबसे पहले सिस्टमेटिकली स्टडी अध्ययन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसे क्लासीफाई किया था। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी हैज़ 3 मेन ब्रांचेस, यानी बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांचेस हैं। पहला बोटनी, दूसरा जूलॉजी और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। बोटनी यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स और जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोटनी में पौधों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इतना क्लियर हो गया, इसको नोट्स कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्य रूप से 3 ब्रांचेज हो गए। पहला बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब बोटनी देखिए, स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधों का अध्ययन। इसका जनक थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसका जनक अरिस्टोटल। इसमें हम डॉग, काऊ, लायन, फिश, फ्रॉग इस सब का हम अध्ययन करते हैं। और तीसरा हो गया माइक्रोबायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका जनक एंटोनी लियोन हुक। इसमें हम बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ इस सब का अध्ययन किया जाता है। और इसमें हो गया बोटनी में मैंगो, रोज, राइस, ग्रास इस सब का अध्ययन बोटनी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना कंप्लीट हुआ। अब समझते हैं अर्ली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी पहले के जो लोग थे वो कैसे इसको रखते थे। तो पहले के लोग इसे 2 कैटेगरी में रखते थे। पहला एनिमेट यानी बायोटिक और दूसरा इनएनिमेट यानी एबायोटिक। तो एनिमेट हो गया आपका लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन्स। और दूसरा हो गया इनएनिमेट यानी एबायोटिक, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग होते हैं जैसे वाइंड, सी, फायर, ये सब होता है इनएनिमेट यानी एबायोटिक। तो दोस्तों इतना अगर कंप्लीट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट्स कर लीजिए। देखिए इधर, व्यूज इन बायोलॉजिकल नॉलेज, यानी बायोलॉजिकल नॉलेज को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो बायोलॉजिकल नॉलेज को 2 दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक हो गया एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू और दूसरा हो गया बायोसेंट्रिक व्यू। यानी
एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू हो गया ह्यूमन सेंटर्ड व्यू। यहाँ ह्यूमन आर कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग बींग्स, यानी यहाँ ह्यूमन को मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग बींग समझा जाता है, ठीक ना। सो देयर इज ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज, इसलिए यहाँ लिमिटेड प्रोग्रेस होता है यानी हमारे बायोलॉजिकल नॉलेज में एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से। यहाँ पर स्टडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर बेनिफिट्स, यानी यहाँ पर पौधों की और जानवरों की अध्ययन उनके बेनिफिट के लिए किया जाता है, यानी अपने बेनिफिट के लिए किया जाता है। और इधर देखिए बायोसेंट्रिक व्यू यानी लाइफ सेंटर्ड व्यू। यहाँ पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट, यहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इक्वली इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए देयर विल बी इमेंस प्रोग्रेस, यानी यहाँ पर इमेंस प्रोग्रेस होता है, अत्यधिक प्रोग्रेस होता है बायोलॉजिकल नॉलेज में। इसलिए जैसे कि प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्विंग इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी बायोसेंट्रिक व्यू से, ठीक ना। यहाँ पर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्विंग इंडेंजर्ड स्पेसीज, जिसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे कंजर्व किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हुआ, इसको नोट्स कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं सिमिलैरिटी, यानी हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी vs वर्टिकल सिमिलैरिटी क्या होता है। तो आइए जानते हैं। देखिए ये हो गया मेल पेरेंट्स और ये हो गया फीमेल पेरेंट्स, दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये हो गया डॉटर, ये हो गया सन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी यानी सिमिलैरिटी विद इन सेम जनरेशन, यानी सेम जनरेशन के बीच जो सिमिलैरिटी होती है उसे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी बोलते हैं। जैसे एमोंग सिबलिंग, इसे इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटी भी बोलते हैं, यानी ये डॉटर और सन यानी एक ही पीढ़ी के बीच होता है। और दूसरा हो गया वर्टिकल सिमिलैरिटी, यानी वर्टिकल सिमिलैरिटी विद इन टू जनरेशन, यानी दो पीढ़ियों के बीच में होता है। जैसे पेरेंट्स और सन हो गया, यानी सिबलिंग हो गए, इसे इंटर जनरेशन सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल पर हो गया आपका पेरेंट्स एंड सिबलिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्टिकल सिमिलैरिटी और ये हो गया हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी जो एमोंग सिबलिंग यानी सिबलिंग के बीच होता है, और इधर पेरेंट और सिबलिंग के बीच वर्टिकल सिमिलैरिटी होता है। तो इतना समझ आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट्स कर लीजिए। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं अर्नस्ट मेयर की जर्नी। इनका जन्म 1904 में हुआ कैप्टन में यानी जर्मनी, और इनका डेथ हुआ 2004 में। और इनको बोला जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मेयर को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक ना, जो कि टॉप 100 ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। और इनको टाइटल मिला था अलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी का, और इन्होंने दिया है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट है ये वाला। इन्होंने ज्वाइन किया था हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। तो दोस्तों इतना इनका था जर्नी। और इन्होंने रिसर्च किया था ऑर्निथोलॉजी और टेक्सोनोमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स एंड हिस्टोरी एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, यानी अपने 80 साल के करियर में इन्होंने इतना रिसर्च किया था। अब देखिए
अर्नस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी यानी बायो का ट्रिपल क्राउन मिला है। देखिए कौन कौन सा मिला है। द बाल्जन प्राइज इन 1983 यानी द बाल्जन प्राइज 1983 में मिला हुआ है। और दूसरा हो गया द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 यानी 1994 में इंटरनेशनल प्राइज इनको मिला हुआ है। और तीसरा हो गया द क्राफोर्ड प्राइज इन 1999 यानी 1999 में इनको द क्राफोर्ड प्राइज मिला है। तो दोस्तों ये था अर्नस्ट मेयर की स्टोरी। आप लोग इसको एनसीईआरटी से और बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और इसको नोट्स कर लीजिए। आज इतना ही, अब कल फिर मिलेंगे दोस्तों।